शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है। बीजेपी के सभी 7 प्रत्याशी आज पर्चा भरेंगे, जिसे लेकर सभी उम्मीदवार पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं, जिनका भव्य स्वागत भी किया गया। इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें, सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह पर्चा भरेंगे, अमरपाल मौर्य, नवीन जैन नामांकन करेंगे, तेजवीर सिंह, साधना सिंह भी अपना पर्चा भरेंगे, संगीता बंसल भी आज ही नामांकन करेंगी। तो 7 नाम जो कि अनाउंस कर चुकी है बीजेपी, और पार्टी कार्यालय फिलहाल पहुंचे हैं सभी। और ये बता दें आपको, डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद हैं, और उसके साथ ही नामांकन जो है वो आज 7 प्रत्याशी दाखिल कर देंगे। 8वें प्रत्याशी का नाम भी जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा उम्मीदवारों की। जो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार जो है घोषित किए गए हैं, वो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही तीनों जो है अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, और आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए, वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और लगभग 7 की जीत तय है, क्योंकि संभावित आंकड़ा बीजेपी के पास है, जिसके जरिए ये 7 जीत हासिल करेंगे। तो बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं, आरपीएन सिंह हैं जो ऑफिस पहुंच चुके हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो भी आज ही नॉमिनेशन अपना फाइल कर देंगे, नवीन जैन भी एक नाम है, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके अलावा अमरपाल मौर्य हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक का सीधे हम रुख कर लेते हैं। विवेक, समाजवादी पार्टी तो कल ही नॉमिनेशन फाइल करवा चुकी है राज्यसभा अपने जो उम्मीदवार थे। आज बीजेपी की बारी है, और कब तक नॉमिनेशन अब फाइल होंगे बताया जा रहा है? जितने उम्मीदवार हैं लगभग पहुंच चुके हैं। बिल्कुल शिल्पा, सभी जो 7 उम्मीदवार हैं, फिलहाल अभी 7 ही कैंडिडेट सामने आए हैं। हालांकि 8वें का भी चर्चा चल रही कि 8वां कैंडिडेट भी जल्दी सामने आ जाएगा, लेकिन उसको लेकर जो जीतने के लिए जितने वोटों की जरूरत होती है, जितने विधायकों की जरूरत होती है, उसमें से 16 विधायक 8वें कैंडिडेट के लिए कम हैं। लेकिन 8वां कैंडिडेट भी सामने आ सकता है एंड टाइम पर। अभी फिलहाल 7 कैंडिडेट भाजपा कार्यालय में हैं। यहाँ से विधानसभा भवन से कुछ ही दूर पर भाजपा कार्यालय है, वहां पर हैं। और जो लोकसभा प्रभारी हैं बैजयंत पांडा, वो वहां मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में यहाँ विधानसभा पहुंचने वाले हैं। सारा अलर्ट हो चुका है उनके आने के लिए, और 11 बजे यहाँ पर आना था। हालांकि जो भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम चल रहा है, उसके मुताबिक 10 से 15 मिनट में वहां से सभी कैंडिडेट 7 प्रत्याशी यहां पर आएंगे और विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कल ही रात में भाजपा के बड़े पदाधिकारी और जितने भी डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष, अपने बैठकर जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी 7 कैंडिडेट के लिए नामांकन पत्र पर चर्चा की थी, रणनीति बनाई थी। और नामांकन पत्र में जरा सी भी चूक ना हो, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए एक जो विशेषज्ञ हैं वो उनको बुलाकर एक सावधानी पूर्वक सारी तैयारियां कर ली गई थी कल रात में ही। और आज बैजयंत पांडा सुबह यहां पर लखनऊ पहुंचे हैं, और लखनऊ पहुंच कर चुकी वो भी नामांकन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सारे जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, उसके अलावा जो प्रस्तावक हैं, सारे 7 प्रत्याशियों के अलग अलग प्रस्तावकों को भी बुलाया गया है, जिसमें कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं, जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। तो 7 प्रत्याशियों के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 10 से 15 मिनट के भीतर यहां पहुंचेंगे विधानसभा में, और विधानसभा में अपने जो टंडन हॉल है, वहीं पर नामांकन की प्रक्रिया होती है, वहीं पर्चे भरे जाते हैं। तो 7 प्रत्याशी अपने पर्चे दाखिल करेंगे। 8वें कैंडिडेट में मैं फिर कह रहा हूं, अभी सस्पेंस बरकरार है कि 8वां कैंडिडेट कौन होगा। रालोद आ चुकी है भाजपा के साथ, आधिकारिक रूप से घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन जयंत चौधरी इशारा कर चुके हैं कि वो भाजपा के साथ जा रहे हैं। सारे विधायकों से उन्होंने चर्चा कर ली है। तो अगर ऐसा होता है तो 8वें कैंडिडेट के लिए अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अपने जो 2 कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। तीसरे कैंडिडेट के लिए समाजवादी पार्टी के पास भी संघर्ष है कि वो तीसरा कैंडिडेट कैसे जिताएंगे, किस तरह से, क्योंकि विधायकों की संख्या जो है उस हिसाब से नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। तो ऐसे में आज बड़ा रोचक, जब चुनाव होगा तब बड़ा रोचक समीकरण देखने को मिलेगा, क्रॉस वोटिंग होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो नामांकन की प्रक्रिया है, आज सेकंड लास्ट डे है, कल नामांकन का आखिरी दिन है। तो आज 7 कैंडिडेट कर सकते हैं, और हो सकता है कि कल जो 8वां कैंडिडेट है उसका नाम भी सामने आ जाए। तो यहाँ विधानसभा के सारे जो अधिकारी हैं और जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो सब धीरे धीरे अभी कुछ देर में पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। सभी यहाँ पर पहुंचेंगे टंडन हॉल में नामांकन के लिए। और नामांकन की प्रक्रिया ये कहा जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच में सभी प्रत्याशी अपना
नामांकन दाखिल कर देंगे और उसके बाद जो रणनीति बनेगी कि किस तरह से वोटों की रणनीति, किस तरह से जो दूसरे दलों के वोट हैं वो किस तरह से खींचे जा सकते हैं, उसमें से कौन कौन है जो क्रॉस वोटिंग कर सकता है, ये सारी रणनीति भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो बैठ के तय करेंगे। जी बिल्कुल विवेक, एक और नाम जो सामने निकल कर आना है, कह सकते हैं सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बीजेपी हमेशा से इसलिए जानी जाती है कि एंड मौके पर जब बीजेपी कोई भी काम करती है तो उसमें जीत सुनिश्चित हो जाती है। और बीजेपी पहले से कह रही है 8वां जो कैंडिडेट होगा, जो अनाउंस किया जाएगा, जो सामने आएगा आखिरी दिन ही, वो भी जीत हासिल करेगा। और जिस तरीके से आपने कहा समीकरण हाल फिलहाल में बदले हैं, तो इससे संभवतः कहा जाए जितने कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से उतारे गए लगभग सबकी जीत एक तरीके से सुनिश्चित है। देखिए, सातों कैंडिडेट की जीत तय है। सातों जो आंकड़ा होता है, यानी करीब लगभग 40 विधायक चाहिए होते हैं एक कैंडिडेट के लिए, तो उस हिसाब से बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है 7 कैंडिडेट के लिए। और जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है इस पूरे 7 कैंडिडेट को उतारने में। 4 जो है वो पिछड़ी जाति के कैंडिडेट हैं। आरपीएन सिंह विवेक, आपको रोकना चाहेंगे, और इस वक्त बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? प्रचंड बहुमत के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जो प्रगति और जो बदलाव आया है, ये सारी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। आज के दिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत पृथ्वी के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और मोदी जी का गारंटी है कि उनका तीसरा टर्म में तीसरी स्थान पर भारत पहुंच जाएगा। पिछले कई सालों से हम सब इस बात पर कि ऐसा दुनिया भर कोई समस्या नहीं है जहां भारत का मदद नहीं ढूंढा जाता है। ऐसा कोई समस्या नहीं है जहां मोदी जी का नेतृत्व नहीं ढूंढा जाता है। कोरोना से लेकर अर्थनीतिक संकट को लेकर भारत जिस तरह मुकाबला किया है, ये सारी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। भारत में जो करोड़ों लोगों को सबसे निकट में आंकड़े आए हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा पाया है मोदी सरकार। उसी तरह यहां उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार भी सफल हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रगति, उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त शासन, और उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आया है, ये भारत सारा हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। मैं समाप्त करते हुए केवल इतना कहूंगा कि जो बदलाव हम देखे हैं, जो प्रगति हम देखे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और आने वाले कुछ हफ्तों में ये तो स्पष्ट है कि राम जी के। तो चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री के कामों को सराहा जा रहा है, मुख्यमंत्री के कामों को सराहा जा रहा है। विवेक हमारे साथ इस वक्त लगातार बने। विवेक का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विवेक, जाहिर है कि जो 7 नाम चुने गए हैं, बड़ा ध्यान में उन्हें रखा गया है और हर एक वर्ग को देखकर उन्हें चुना गया है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो जिस पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बार बार लोकसभा चुनाव की दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रहा है। उसको लेकर अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं। देखिए, पीडीए फार्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर के लोगों ने ही बगावत कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य कल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण इनका घटक दल है, गठबंधन के साथी हैं पल्लवी पटेल,
वो भी उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो कैंडिडेट तय किए हैं तीनों वो पीडीए फार्मूले के मुताबिक नहीं है, तो पीडीए जहां नहीं है वहां वो अपना वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं देंगी। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा एक झटका इसको कह सकते हैं कि जो पीडीए जिस पीडीए को साथ में लेकर चल रहे थे उसमें से तमाम लोग धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है या जो उनके बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं पीडीए के लिए, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फार्मूला समाजवादी पार्टी लेकर आई थी जिसके सहारे लोकसभा चुनाव की नैया पार लगाने का उनका इरादा था, वो फिलहाल अभी टूटता हुआ दिख रहा है। गठबंधन में शामिल जो लोग हैं वही विरोध करने लगे हैं और अगर ऐसे में पल्लवी पटेल ने भी अपना मंतव्य साफ कर दिया है कि वो अब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। हालांकि पल्लवी पटेल के पास बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन जो संदेश है, जो मैसेज जा रहा है राजनीतिक दलों के लिए, वो मैसेज ये है कि समाजवादी पार्टी के अंदर ही आपस में टूट-फूट की स्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा, वो कैसे तैयारी करेगी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का जो दल है, अन्य उनके सहयोगी दल है, क्या उसमें घुसपैठ करने की कोशिश करेगी, ये भी एक रणनीति बना रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरे दलों को तोड़ लेती है, दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ लेती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को देखें अगर हम तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि सत्ताधारी दल से वो क्रॉस वोटिंग अपने पक्ष में करा पाए। तो समाजवादी पार्टी के पास भी जो